अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अडानी ग्रुप, गौतम अडानी की फोटो, सुप्रीम कोर्ट, हिंडनबर्ग रिसर्च, सेबी, ये सब एक्चुअली है क्या? एक्चुअली अभी क्या हुआ है कि अडानी ग्रुप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, जिसमें उस कमेटी का काम था कि वो एक्सपर्ट कमेटी उसको नाम दिया गया था। उस कमेटी का काम था कि हिंडनबर्ग ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं अडानी ग्रुप को लेकर के, उसकी वो जांच करे और जांच करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करे। एक्चुअली ये करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि जो एलिगेशंस लगे थे वो नेचर में बहुत ही सीरियस थे, और बिना उसके जाने कि ये एलिगेशन सही या गलत, गौतम अडानी के शेयर्स बहुत गिर गए, उनको हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। तो चलिए आज बात करते हैं इसी टॉपिक पे, और देखते हैं कि अभी क्या रिपोर्ट आई है और क्या प्रोग्रेस है। और अब फटाफट ये जान लेते हैं कि इस केस की हिस्ट्री क्या रही है, कि इसकी कहाँ से शुरुआत होती है और अभी इसकी क्या स्थिति है। जैसा सबको लगता है कि इसकी शुरुआत होती है हिंडनबर्ग रिपोर्ट से, पर ये एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है 23 अक्टूबर 2020 को। जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मार्केट रेगुलेटर है, जो ध्यान में रखता है, जो देखता है शेयर मार्केट क्या चल रहा है, या फिर जो भी ट्रेडिंग कैसे चल रही है, जो ब्रोकर्स हैं कैसे हैं, जो लिस्टेड कंपनीज कैसे काम कर रही हैं, वो रेगुलेशन इसलिए करता है और बीच बीच में गाइडलाइंस और रूल्स इसलिए बनाता रहता है, ताकि जो भी हम शेयर होल्डर्स हैं, जो इक्विटी होल्डर्स हैं, हमारे इंटरेस्ट सेफ रहे। कोई ऐसा ना हो कि पैसा लेके भाग जाए, इसलिए वो फेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने के लिए काम करता है। तो सेबी को क्या होता है कि उसको डाउट रहता है, उसको डाउट ये रहता है कि जो अडानी ग्रुप है, उसकी जो 13 ओवरसीज एंटिटीज हैं, उनके ओनरशिप को लेकर उसके कुछ डाउट रहते हैं, और इसीलिए वो 23 अक्टूबर 2020 से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। इसी बीच में क्या होता है कि 2 साल बाद, इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही है वैसे, उनकी 2020 से जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है सेबी की, वो अभी तक चल रही है, वो इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई है। खैर, 2 साल बाद फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर कैलकुलेशन की रिपोर्ट आती है। ये हमेशा निकालते रहते हैं कि कौन बिलियनियर है, वर्ल्ड में कौन सबसे बड़ा बिलियनियर है, इंडिया में कौन है, एशिया में कौन है। तो उस रिपोर्ट में क्या होता है कि गौतम अडानी जो होते हैं, वो एशिया के सबसे बड़े रिचेस्ट मैन बन के उभरते हैं, और और सब दुनिया भर का अटेंशन अपने ऊपर पाते हैं। फिर भाई सबको पता चलता है एशिया में सबसे अमीर आदमी कौन है। उससे पहले मुकेश अंबानी साहब थे, तो उनको भी बीट करके ही आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 1 साल बाद, 24 जनवरी 2023, जब हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, और उस रिपोर्ट में बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाता है। वो एलिगेशंस क्या है, हम आगे देख लेंगे। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक्चुअली है क्या, ये क्या है? एक कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग पे काम करती है। अब आप सोच रहे हो शॉर्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग कंपनी जनरली क्या करती है कि ये जो भी शेयर है, मतलब वो ऐसी कंपनियों में पैसा लगाती हैं या ऐसे कंपनियों के शेयर लेती हैं जिनको उम्मीद होती है, इनको उम्मीद होती है कि आने वाले टाइम में इसके शेयर प्राइस गिरेंगे। तो हिंडनबर्ग क्या करता है कि एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी के तौर पे, ये सपोज कीजिए, ये किसी कंपनी के बारे में, जैसे मान लेते हैं अडानी ग्रुप का ये अगर शेयर, तो इसको पता था कि अगर हम ऐसी रिपोर्ट निकालेंगे तो इसके शेयर प्राइस जरूर गिरेंगे। तो शेयर प्राइस गिरने से पहले इसने क्या क्या होगा, इस हमने ब्रोकर से सपोज पहले इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि मान लीजिए कि आपने किसी अपने ब्रोकर से 100 शेयर उधार ले लिए, जिनकी, और उधार लेती तुरंत आपने उसको मार्केट में बेच दिया। मान लेते हैं जब आप मार्केट में बेचते हैं तो उसकी कीमत 10 रुपए होती है, तो उस टाइम आपको 1000 रुपए मिलते हैं। क्योंकि आपको पता रहता है आने वाले टाइम में इसके शेयर प्राइस गिरने वाले, तो सपोज जब इसके शेयर प्राइस गिरते हैं और वो 10 रुपए की जगह 8 रुपए होते हैं, तो आप दोबारा मार्केट से उसे खरीद लेते हैं। तो अब आपको, आपने बेचा था 1000 रुपए में, और अब उन 100 शेयर को खरीदने में आपको सिर्फ 800 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो आपका प्रॉफिट हुआ 200 रुपए। फिर आप उनको खरीद के वापस अपने जो ब्रोकर है उसको वापस कर देते हैं, तो आपने 200 रुपये कमाया। इसी तरह ये जो हिंडनबर्ग जो कंपनी है, वो इसी तरह अपना प्रॉफिट मार्जिन कमाती रहती है। खैर, रिपोर्ट आ गई, एलिगेशन सही है झूठे हैं किसी को नहीं पता। प्राइस, जो शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के प्राइस लगातार गिरते जा रहे थे, हजारों करोड़ का उनको नुकसान हो चुका था, और इतना ज्यादा दबाव था गवर्नमेंट के ऊपर, सभी के ऊपर, लोगों में डर था कि उनके जो भी शेयर हैं वो सेफ है या नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला लिया, और एक्सपर्ट कमिटीज कहा कि जो भी एलिगेशंस लगे हैं अडानी ग्रुप पे, उनकी जांच करो और पता करो कि एलिगेशन वाकई सही है या नहीं। और जो सेबी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, उसको बोला कि जो ये कमेटी जो भी हेल्प चाहिए होगी, इसको आप मदद करेंगे और असिस्ट करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है रिपोर्ट जो उस एक्सपर्ट कमेटी ने सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट को।
ये 173 पेज की रिपोर्ट है, ये पूरी 173 पेज की रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट जनरली पहले क्या होता था कि ये जो भी अपने अपडेट्स देते रहते थे वो सील्ड एनवेलप में देते रहते थे, मतलब पैक रहता था, उसको पब्लिक नहीं किया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो नहीं चलेगा ना भाई, ये पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है और इस इशू को लेकर काफी ज्यादा धमाल मच चुका है देश में वैसे ही। तो उसने पब्लिक करने का फैसला लिया। इन्होंने रिपोर्ट तो 6 मई 2023 को सबमिट कर दिया था और इसे जाके आज सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक किया है। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये कमेटी वाकई एक्सपर्ट कमेटी थी कि नहीं थी, कि बस ऐसे ही नाम दे दिया। ये जो है आप देख रहे हैं, इनके फोटो जिनकी दिख रही है, ये रिटायर्ड जज हैं। इनका नाम एम सेपरे है। ये पहले सुप्रीम कोर्ट में रहते थे, सुप्रीम कोर्ट में जज थे, वहीं पे जस्टिस थे। ये कमेटी के हेड थे। और इस एक्सपर्ट कमेटी में उनके अलावा 5 और मेंबर्स हैं। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपी भट्ट साहब। ओपी भट्ट साहब ये हैं, अगर आप स्क्रीन में इनको देखना चाहिए, इनकी फोटो ये है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे 2006 से 11 तक। इनको काफी लंबा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टीसीएस के और इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन भी रह चुके। तो इनको समझ अच्छी है बैंक्स को लेकर। और दूसरे हैं केवी कामत साहब। केवी कामत साहब दूसरे नंबर पे आप जो देख सकते हैं, केवी कामत साहब हैं। इन्होंने नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के ये चेयर किया है उन्होंने उसको। इसके अलावा जो ब्रिक्स है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, ब्रिक्स आप जानते हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ये मिलके बना हुआ है, वो उसके ये चीफ भी रहे। इसके अलावा ये इन्फोसिस लिमिटेड के चेयरमैन भी रहे और ये आईसीआईसीआई बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुके हैं। इनको भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और तीसरे हैं जस्टिस जेपी देवधर। ये ये रिटायर्ड जज रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। और चौथे हैं नंदन नीलेंकनी। नंदन नीलेंकनी साहब को फाउंडर रहे हैं इन्फोसिस के और ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रहे सिंस अगस्त 2017 से। और आखिरी में आते हैं सोमशेखर सुंदरेशन। ये लॉयर हैं, सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी एक्सपर्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी। जर्नलिज्म इन्होंने अभी नया नया स्टार्ट किया है। और अब बात करते हैं हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशंस लगाए थे, वो कौन कौन से एलिगेशन थे। जो सबसे बड़ा एलिगेशन था वो पहला एलिगेशन था कि प्राइस मैनिपुलेशन का एलिगेशन लगा था कि अडानी ग्रुप ने अपना प्राइस मैनिपुलेट कर रखा है। दूसरा इन्होंने लगाया था कि आर्टिफिशियल ट्रेडिंग की बात की थी, कि ट्रेडिंग जो होती है वो रियल नहीं होती है, वो जानबूझ के उसको फेक किया जाता है या फिर जानबूझ के दिखाया जाता है। तीसरा इन्होंने लगाया था अब्यूजिव ट्रेडिंग प्रैक्टिस की बात की थी। चौथा इन्होंने लगाया था वॉल्यूशन ऑन एमपीएस मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। और पांचवा लगाया था कि द ओनरशिप ऑफ द 13 ओवरसीज एंटिटीज और क्रिएटेड शेल कंपनीज, ये जिसको सेबी 2020 से इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी। और आइए देखते हैं जो एक्सपर्ट कमेटी जो वाकई हमारे एक्सपर्ट है, उसने इन सब बातों को इन्वेस्टिगेट किया और क्या जवाब। और अब देखते हैं कि हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने इन सब सारे इश्यूज को कैसे हैंडल किया और क्या जवाब दिए। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए, कि कमिटी ने एक बात नोट की है, एक बात मेंशन की है बार बार, वो है एट दिस पॉइंट। मतलब उन्होंने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया है, उनको अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जो प्राइस मैनिपुलेशन की ओर इशारा करता हो। उनको अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जो ये सारा करता हो कि कोई आर्टिफिशियल ट्रेडिंग या वॉश ट्रेड ये करते हो सेम पार्टीज के बीच में मल्टीपल टाइम्स, ऐसा कोई पाया नहीं गया है। और ना ही उन्होंने कोई ऐसा एविडेंस पाया अभी तक कि जो अब्यूजिव ट्रेडिंग की जो बात कर रहे थे वो अडानी ग्रुप करता हो। और ना ही कोई ऐसा वायलेशन उन्होंने किया है एमपीएस पे को लेके, जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंप्लायंस है। अच्छा, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंप्लायंस क्या होती है, मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। कि कोई भी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड होती है, उसको कुछ परसेंट, कुछ मिनिमम जो उसका शेयर होता है, वो आम लोगों को देना पड़ता है। मतलब आम लोगों से कहने का मतलब कि वो इन बाकी जो कंपनी के जो साथ जुड़े हुए हैं, जो एंटिटीज हैं, जो शेयर होल्डर, उनके अलावा, जो मेजर शेयर होल्डर के अलावा आम लोगों को देना ही पड़ता है, वो मिनिमम उतना उनको देना ही पड़ता है। तो ये बार बार कह रहे थे कि नहीं, इन्होंने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो कंप्लायंसेस है उसका वायलेशन किया है, मतलब इन्होंने उतना नहीं दिया है जितना देना चाहिए था। खैर, उन्होंने ये एक्सपर्ट कमेटी ने इसको भी खारिज कर दिया। जो पांचवा इशू है जिसको लेकर सेबी 2020 से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें क्या इस एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि चूंकि उसको ओवरसीज मामला है, दूसरे देशों का मामला है, तो वहाँ की जो सिक्योरिटीज कमीशन है, जैसे हमारे सेबी है, वहाँ भी अलग अलग देशों में अलग अलग उनके सिक्योरिटीज कमीशन है। उनके जुरिडिक्शन की वजह से और जो लॉज है वहाँ के हिसाब से, उनको अभी कुछ खास जवाब नहीं मिल पा रहा है कि जिससे वो किसी ठोस, मतलब निर्णायक पॉइंट पे पहुंचे। जैसे जो केमन आइलैंड है, माल्टा आइलैंड है, कुराको है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है या बरमुडा है, जहाँ पे ये एंटिटीज, जहाँ पे दिखाई गई कि एंटिटीज वहाँ की हैं जिनके ओनरशिप की बात की जा रही है।
तो इस पे एक्सपर्ट कम्युनिटी ने कहा कि हमारे लिए चिकन एंड एग सिचुएशन है। चिकन एंड एग सिचुएशन हुई कि पहले मुर्गी आया कि अंडा आया ये वही वाली बात है। खैर, ये आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें और अपना वैल्यूबल सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।